तो यार देखो, आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से 10 पॉइंट होते हैं जो कि आपको आपके पिच डेक के अंदर लिखने चाहिए जब आप इन्वेस्टर को मिलने जाते हो या फिर आप इन्वेस्टर को पिच करने जाते हो। तो इन्वेस्टर इन्हीं 10 पॉइंट को ज्यादा अटेंशन देता है, क्योंकि वो उसी के मतलब के होते हैं, वो उसे चाहिए ही चाहिए। राइट। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोमरे। चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का पहला जो पॉइंट है जो कि आपको आपके पिच डेक में लिखना चाहिए वो है भैया इंट्रोडक्शन। तो देखो, इंट्रोडक्शन भाई बहुत जरूरी होता है। अगर आप इंट्रोडक्शन में ठीक से नहीं दोगे तो जाहिर है इन्वेस्टर की जो अटेंशन होगी वो वहीं पे टूट जाएगी, वो आपको ज्यादा भाव नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, आपको भी इंट्रोडक्शन को भी ये स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में लेना है, ज्यादातर यही कोशिश करनी है। उसके बाद में भैया आपका बिजनेस चाहे किसी भी सेगमेंट का क्यों ना हो, आपको उसी सेगमेंट के रिलेटेड इमेजेस का भी यूज करना है। राइट। अगर मान लेते भैया आप एक डेटिंग ऐप बनाते हो, डेटिंग ऐप के लिए आप जा रहे हो इन्वेस्टर के पास में और वहां पे आप पीछे बुड्ढो की फोटो लगा रहे हो, तो उसकी अटेंशन को वो डिस्टर्ब कर देगा। वो बोलेगा यार ये क्या है, बोलता कुछ है दिखाता कुछ है। राइट। तो उसकी अटेंशन वहां से हट जाएगी। अगर आप भी डेटिंग ऐप बना रहे हो तो जाहिर है आप यूथ को टारगेट करोगे, तो वहां पे आपको यूथ की वगैरह की फोटोज दिखानी चाहिए, क्योंकि वो चीजें रिलेट हो जाती है, जिससे इन्वेस्टर की जो भी अटेंशन होता है ना वो आपके यहाँ पे रहता है, वो हटता नहीं है। राइट। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट और सही इमेजेस, यानी कि जो उसके रिलेटेड इमेजेस है ना, आपको उसका यूज करना चाहिए। राइट। तो चलो जल्दी दूसरे पॉइंट के ऊपर। जो दूसरा पॉइंट होता है भैया आपका टीम ओवरव्यू। तो यार देखो, जो टीम होता है ना वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के अंदर। राइट। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं होगी ना तो इन्वेस्टर कभी भी आपको पैसा नहीं देगा, भले आपका आइडिया कितना भी ए क्लास का क्यों ना हो। राइट। लेकिन अगर आपकी टीम भाई बहुत अच्छी है और आपका आइडिया भी बी क्लास का है, तो वो इन्वेस्टर तब भी आपको पैसा देगा, क्योंकि वो इन्वेस्टर जानता है जिसकी टीम अच्छी है वो बी क्लास के आइडिया को भी ए क्लास में बना देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, आपकी जो टीम होगी ना उसको भी ग्लोरीफाई करना है। उसको आपको बताना है कि भाई इनके अचीवमेंट्स क्या है, इनका एक्सपीरियंस कितना है, इनको भाई क्या क्या अवार्ड मिले हैं, इन्होंने भी क्या क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। राइट। आपको भाई उनको बारे में बहुत खुल खुल के तारीफ करनी पड़ेगी, आपको उनको भी ग्लोरीफाई करना पड़ेगा। राइट। अगर भले ही आप उनको ऑफिस में भाई तारीफ नहीं करते, उनको ट्रोंट वगैरह मारते हो, लेकिन भाई जब आप इन्वेस्टर को मिलने जाते हो ना तो भाई वहां पे आपको भी उनकी तारीफ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टर उनकी तारीफ ही देखना चाहता है, सीधी बात। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट के ऊपर। जो तीसरा पॉइंट होता है ना भैया वो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन का होता है, यानी कि भैया आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। आपको यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम लिख दिया तो उसके सामने उसका सॉल्यूशन भी लिखना पड़ेगा। आपको इसे दो पार्ट में कर दो, आप एक में प्रॉब्लम लिखो, एक में सॉल्यूशन लिखो। पहला प्रॉब्लम लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो, दूसरा प्रॉब्लम लिखो, उसका सॉल्यूशन लिखो। राइट। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी लिखना है, सॉल्यूशंस भी लिखना है। अब बारी आती है फोर्थ नंबर के ऊपर। देखो जो फोर्थ है वो आता है भैया मार्केटिंग और सेल के रिलेटेड। राइट। अब मार्केटिंग के अंदर आपको तीन चीजें का ध्यान रखना पड़ता है। इन्वेस्टर इन तीन चीजों को देखता है। वो कौन सी होता है भैया, सेगमेंटेशन, उसके बाद में आता है भैया टारगेटिंग, उसके बाद में आता है भैया कि पोजिशनिंग, यानी कि भैया आप कौन से सेगमेंट के लिए काम कर रहे हो, कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो और उनके सामने आप अपनी पोजीशन को कैसे ला रहे हो। राइट। तो ये चीजों को आपको वहां पे समझाना पड़ता है कि आप कैसे मार्केट को अचीव करोगे इन तीन चीजों के जरिए, क्योंकि उसकी नजर इन्हीं तीन चीजों के ऊपर होती है। किन के ऊपर, नोट कर लो, सेगमेंटेशन, उसके बाद में क्या आता है मार्केट टारगेटेड ऑडियंस, और उसके बाद में आता है भैया पोजीशनिंग, यानी कि आप इनके सामने अपनी पोजीशनिंग कैसे करोगे, कैसे इनको अचीव करोगे, वहां पे आपको लिखना पड़ता है। पोजीशनिंग के अंदर आप क्या क्या करोगे उस चीज को अचीव करने के लिए, वो आता है पोजीशनिंग के अंदर। राइट। ये हो गए चार पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट आता है भैया माइलस्टोन्स, यानी कि भैया आप अगर फंडिंग लेते हो तो भैया आप फंडिंग लेने के बाद आपके गोल्स क्या क्या रहेगा। आपकी कंपनी 3 महीने में कहाँ होगी, 6 महीने में कहाँ होगी, 1 साल बाद कहाँ होगी, 2 साल बाद कहाँ होगी, वहां पे भैया आपको उसके सारे के सारे अचीवमेंट्स, मतलब सॉरी सारे के सारे गोल्स जो कि आपको अचीव करने हैं वहां पे आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये जरूरी होता है। इन्वेस्टर जानना चाहता है कि भैया अगर आपको फंडिंग मिलती है तो आप कहाँ पे जाते हो। ओके। अब बारी आती है छठे पॉइंट के ऊपर। जो छठा पॉइंट होता है ना, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है आपके कंपटीशन के बारे में, यानी आपको आपके कंपटीशन के बारे में बताना पड़ता है कि भाई उसने कितना मार्केट को एक्वायर किया है, उसके पास भाई वो कौन से यूएसपी कस्टमर को देता है, उसके पास भाई कस्टमर को ऐसा क्या है जो उसके पास नहीं है, लेकिन वो उसको छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि भाई उसके पास ऑप्शन नहीं है, यानी कि भाई कस्टमर वहां पे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये भी आपको लिखना पड़ेगा। और आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, आपकी क्या यूएसपी होगी ताकि उसका कस्टमर आपके पास आए, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर भाई
कितने कॉम्पिटिटर्स है, इन्होंने कितना मार्केट सेगमेंट अचीव कर लिया, यानी कि भाई 30% लिया, 40% लिया, तो भाई कितना मार्केट इन्होंने एक्वायर किया अब तक, इनके पास भाई क्या क्या प्रॉब्लम जो कस्टमर इनको यहाँ पे फेस कर रहा है और आप उसको भाई कैसे टैकल करोगे, यानी कि आपकी यूएसपी क्या क्या रहेगी। ये आता है कंपटीशन के सेगमेंट के अंदर। अब बारी आती है सातवां। अब सातवां आता है कि आपका बिजनेस मॉडल, राइट, कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। आप बिजनेस मॉडल के अंदर कई सारी चीजें होती है, जैसे क्रेडिट लाइफ साइकिल हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, प्लस मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज वगैरह होते हैं और कैश फ्लो होते हैं। अब मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज मतलब कि क्या, कि देखो इन्वेस्टर कभी भी उस बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता जहां पे पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता हो। इन्वेस्टर कोशिश करता है कि उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने की जहां पे भाई पैसे कमाने के 3 से 4 रास्ते हो, क्योंकि भाई देखो अगर आपके बिजनेस के अंदर भी 4 ऐसे जरिए जहां से आप पैसे कमा सकते हो, तो जाहिर इन्वेस्टर को एक अश्योरेंस मिलता है कि भैया अगर एक रास्ता बंद हो जाएगा तो भैया मेरे पास 3 रास्ते बचेंगे और मैं वहां से पैसे कमाऊंगा। तो ये उसको एश्योरेंस देता है कि कंपनी वहां से उन 3 रास्ते से पैसा कमाएगी और फिर जाहिर वो भी कमाएगा। तो ये आता है बिजनेस मॉडल के अंदर। प्लस आता है भैया प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब कि भैया प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लगता है। उसके बाद में आता है भैया क्रेडिट लाइफ साइकिल, यानी कि भैया प्रोडक्ट प्लस डिलीवर होने के बाद में पैसा कब तक आपके पास आता है। मान लीजिए भैया आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, उसके लिए भैया रॉ मटेरियल वगैरह आते आते और सब कुछ उसको अच्छे से बनाने में उसको लगते हैं 5 दिन, और जब वो कस्टमर तक डिलीवरी होती है उसकी तो हो जाते हैं 7 दिन, यानी कि क्रेडिट लाइफ साइकिल होगी 7 दिन की। यानी कि भाई प्रोडक्ट बनाने से लेकर और कस्टमर तक डिलीवर होने के बाद में आपके पास जो पैसा आता है, उस पैसा आने का जो बीच वाला जो टाइम होता है उसे कहते हैं क्रेडिट लाइफ साइकिल। यानी कि आपको भैया बनाने से लेकर डिलीवर करने में लगते हैं 7 दिन, और 7 दिन बाद आपके पास पैसा आता है, यानी कि 7 दिन हो गई आपकी क्रेडिट लाइफ साइकिल। तो आपको इन्वेस्टर को ये बताना पड़ेगा कि फंडिंग लेने के बाद में भैया आप कैसे वो 7 दिन को 4 दिन में लेके आओगे, 5 दिन में लेके आओगे या 3 दिन में लेके आओगे, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि देखो जितना आप टाइम सेव कर लोगे जाहिर उतना ही आप कमाओगे भी। तो इन्वेस्टर जानता है इस बात को, तो इन्वेस्टर इस चीज के ऊपर ही फोकस करता है। आपको इसको भी देखना पड़ेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बारी आती है 8वें नंबर की। तो 8वां नंबर होता है कि भैया आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, यानी कि भाई यहाँ पे आपको आपके सारे के सारे फाइनेंशियल के बारे में लिखना है। आपको भाई कुछ भी बात गलत नहीं लिखनी, जो भी आपके पास सच है वो सच ही लिखना है। अगर आपके पास भाई आपने बूटस्ट्रैप किया तो आपको लिखना पड़ेगा भाई आपने कितना कितना बूटस्ट्रैप करके पैसा लगाया। आपने कहीं और से पैसा लगाया तो बताना पड़ेगा भाई इस इन्वेस्टर ने इतना पैसा लिया, उसके बदले इसने इतनी % की इक्विटी ली। हर एक चीज आपको इसको बतानी पड़ेगी इन्वेस्टर को। उसके बाद में आपको इन्वेस्टर को ये भी बताना पड़ेगा कि आप उसका पैसा कहाँ कहाँ पे लगाओगे, यानी कि भाई कहाँ कहाँ पे उसे इन्वेस्ट करोगे, कहाँ कहाँ पे उसे एक्सपेंडिचर करोगे, यानी कि भैया कॉस्ट, राइट। इन्वेस्ट मतलब कि क्या, रिटर्न आएगा, कॉस्ट मतलब कि रिटर्न नहीं आएगा। तो वहाँ पे वो सारी चीजें वहाँ पे आपको दिखानी पड़ती है कि आप मार्केटिंग में पैसा लगाओगे, नए टेक्नोलॉजी बनाने में पैसा लगाओगे, नए हायर करने में पैसा लगाओगे। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे बतानी पड़ती है फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर। अब फाइनेंशियल प्रोजेक्शन के अंदर आपको क्या बताना है कि आपके पास करंट अभी क्या हो, करंट कितना पैसा है, कहाँ कहाँ से पैसा लाया है, उसके बाद में इन्वेस्टर का पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। अब बारी आती है 9th की। अब 9th आना यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज, यानी कि भैया आपके पास भी आप तक कितना मार्केट है, मतलब कि आपका जो भी मार्केट है वहां से आप कितना पैसा कमाओगे। यानी कि ये जो एक तरीके से एक एस्टिमेट्स होता है, जैसे कि मतलब कि आपके पास भी 1 करोड़ यूजर है आपके मार्केट के अंदर, और 1 करोड़ यूजर्स पूरे साल में आपके यहाँ पे कितना खर्च करते हैं, और उसका जो भी एस्टिमेट कॉस्ट आता है, यानी इसका जो भी एस्टिमेट नंबर आता है वो होता है भैया आपका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर एक समझ ले एक कपड़े की दुकान है और वो कहता है कि भैया मैं फैशन डिजाइन को लेके आऊंगा और यूथ के लिए, यानी कि जो 18 से 22-23 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं शर्ट्स बनाऊंगा। अब मैं वो शर्ट्स काफी फैशन में बनाऊंगा और उसे भी प्रमोट कर दूंगा यहाँ पे। आप भाई मान लेते पुणे के अंदर 10 लाख यूथ है इस सेगमेंट के अंदर आने वाली 18 से 22 साल के अंदर की। अब यहाँ पे 10 लाख हो गया, तो अब उसने भैया एडवर्टाइज वगैरह किया। अब 10 लाख कस्टमर उसके पास में आया और हर एक कस्टमर ने हर महीने में भाई 10 लाख में से हर एक ने भैया हर महीने ऑर्डर किया। तो अब उसके पास भाई पूरे साल के कितने ऑर्डर हो गए, 1 करोड़ 20 लाख अब उसके पास ऑर्डर हो गया, यानी कि 10 लाख लोगों ने हर महीने वहां से शर्ट ऑर्डर किए। तो उसके बाद भाई 12 महीने के हो गए 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि आप 1 करोड़ 20 लाख हो गए, क्या उसका ऑर्डर हो गया। अब मान लेते उसकी एक शर्ट की कीमत भाई पकड़ लेते हैं 500 रुपया, राइट। अगर मैं 1 करोड़ को अगर 500 से कन्वर्ट कर दूं तो होता है 500 करोड़ रुपया, यानी कि और 20 लाख है तो यानी कि कितना होता है, लगभग हो जाएगा 520 या 530 करोड़ के आसपास का ये अमाउंट आ जाएगा, राइट। तो
अभी यहाँ पे जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज आएगा वो कितना आएगा भाई, लगभग 550 करोड़ रुपए का। यानी कि ये होता है मार्केट, एक तरीके से मार्केट की अपॉर्चुनिटी होती है कि भैया इतना यहाँ से पैसा निकल सकता है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया, आपके बिजनेस के अंदर ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कितने यूजर है और वो यूजर पूरे साल में आपके यहाँ पे कितना पैसा लगाते हैं और उसमें का एवरेज। यानी कि जैसे मान लेते भाई आपके पास भाई 500 रुपए का शर्ट है, सॉरी 500 रुपए की एक प्रोडक्ट है, 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, 2000 का, मान लेते भाई 1000 वाला सब ले रहे, तो आपको 1000 का एवरेज पकड़ के चलना पड़ेगा। यानी कि 1 करोड़ यूजर ने अगर 1000 का एवरेज किया पूरे साल में तो कितना होता है, वो लगभग हो जाएगा 12,000 करोड़ के आसपास। राइट, तो ये एक तरीके से टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज होता है। इन्वेस्टर इस चीज को भी देखता है, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालना है। तो आप चलते हैं भैया 10वें पॉइंट के ऊपर। अब 10वां पॉइंट होता है भैया एग्जिट। क्योंकि देखो इन्वेस्टर ये तो देखता है कि उसे आना क्यों है, लेकिन वो ये भी देखता है कि आप उसे जाना कैसे। यानी कि भैया जाहिर है उसको वो पैसा इसीलिए लगा रहा है क्योंकि भाई उसका पैसा आगे चल के उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए, इसलिए तो पैसा लगा रहा है। तो एग्जिट पॉइंट के अंदर आपको बताना है कि भाई इन्वेस्टर को कैसे एग्जिट मिलेगा, यानी कि कैसे उसका पैसा उसे रिटर्न मिलेगा काफी अच्छे दाम में। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, यहाँ पे सॉरी 3 चीजें होती है यहाँ पे। एक होता है आईपीओ, एक होता है बायबैक और तीसरा होता है थर्ड पार्टी से बिकवा दो। यानी कि ये एक थर्ड पार्टी में समझाता हूँ कैसे। आईपीओ यानी कि भाई आप इन्वेस्टर को बोल सकते हैं कि भाई हम आईपीओ करेंगे, आईपीओ में आप अपने शेयर्स को बेच दो और पैसे कमाओ। उसके बाद में आता है सेकंड नंबर की बायबैक, हम खुद ही आपके शेयर खरीद लेंगे, जैसे कि ओयो और एप्पल ने किया था। अभी हाल ही में ओयो ने भी बायबैक कर लिया अपने शेयर और एप्पल ने भी अपने शेयर बायबैक कर लिए। अब उसके बाद में आता है तीसरा नंबर का क्या, कि थर्ड पार्टी से करवा दो। मतलब कि क्या, आप हो, आपके यहाँ पे एक कंपनी जो चाहती है कि इन्वेस्ट करना चाहती है, आपके पे पैसा लगाना चाहती है, आप उसे बोलो कि आप ना इस इन्वेस्टर से शेयर कर लो, इसके पास हमारे पैसे है, सॉरी इसके पास हमारे शेयर है, आप क्या करो डायरेक्ट शेयर इसी से खरीद लो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से, और वो एग्जिट करना चाहता है तो वो आपको शेयर बेच देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, उस इन्वेस्टर को एग्जिट मिल जाता है, उसके बदले नया इन्वेस्टर आ जाता है जो कि उसके शेयर खरीदता है। समझे, वो आपके शेयर नहीं खरीदा, वो उसके शेयर खरीदता है, जिससे आगे आपकी वैल्यूएशन बिल्ड हो जाती है, बढ़ जाती है। समझिए बात को, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आगे चल के ऐसी कई सारी वीडियो बनाऊंगा।